अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पूरा हफ्ता बड़ी हैपनिंग रही, अहम तरीन इशूज़ रहे, लेकिन इन तमाम अहम इशूज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मसाइल हैं वो भी हाईलाइट होते रहे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की गई, जिसमें कहा गया असद कैसर की तरफ से कि वो मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जहाँ पर हमें नज़र आता है कि एक दूसरे से बातचीत के लिए कोई तैयार नहीं है। अब अगर इसमें यहाँ पर मिसाल दी जाए और बात की जाए शेर अफजल मरवत साहब की, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा रहे हैं 2024 के इलेक्शन से पहले तक, जो किरदार शेर अफजल मरवत साहब का रहा, इनफैक्ट उसके बाद भी, और फिर अचानक हुआ ये कि शेर अफजल मरवत को नोटिस भी किया गया और फिर इल्ज़ामात का एक सिलसिला शुरू हो गया। यानी शेर अफजल मरवत और अलीमा खान साहिबा के दरमियान जो है वो इल्ज़ामात की बातें शुरू हो गई। पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से जो असेंबली अरकान है उनकी जानिब से बात की गई, उनकी तरफ से हिमायत की गई और उनकी तरफ से सवालात बाकायदा तौर पर अपनी ही पार्लिमानी कमेटी से किया गया, अपनी ही पार्टी से किया गया कि अगर शेर अफजल मरवत को नोटिस किया गया है तो बाकी लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जिन्होंने किसी ने ट्वीट किया है, किसी ने कोई बात की है, उनको नोटिस क्यों नहीं किए गए। तो ये बहुत सारे सवालात हैं पार्टी के अंदर, क्या चल रहा है, क्या वाकई शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा ज्वाइन करने जा रहे हैं, या अलीमा खान साहिबा जो बात कर रही हैं उनके जो इल्ज़ामात थे क्या आज भी वो अपने इल्ज़ामात पर कायम है। इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात लेने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं शेर अफजल मरवत साहब, सीनियर सियासतदान हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। बेहद शुक्रगुजार हूँ आपकी। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब। सबसे पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शेर असद कैसर साहब ने इस बात का इतराफ़ किया कि जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन दी गई थी वो सबसे बड़ी गलती थी, कौम से उन्होंने इस हवाले से माफ़ी भी मांगी। आप भी एतराफ़ करते हैं कि मियाँ साहब को जो सज़ा दी गई थी वो गलत थी। क्या खान साहब को भी इन गलतियों का एतराफ़ है जो आप मान रहे हैं या जो असद कैसर साहब मान रहे हैं? मैं असद कैसर साहब के इस फेल की सताइश करता हूँ और तमाम सियासतदानों को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को मादी की गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए ताकि आइंदा ये गलतियाँ न दोहराई जा सके। और जिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक्सटेंशन में, बाजवा के एक्सटेंशन में किरदार अदा किए हैं, सबको मेरे ख्याल में पब्लिकली कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ऐसे फ़ैसले जो हैं वो कौम के मुस्तकबिल और कौम की तकदीर पे असरानंदाज होते हैं। तो लिहाजा असद कैसर साहब ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। और भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, ब्लंडर्स या मिस्टेक्स, जिन पे मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुल के कौम के साथ जो है सामने बात करें, इसमें पार्टी का वज़न और इज़्ज़त बढ़ती है, वजह इसकी कि कोई ये कहे कि जी इससे कोई चीज़ घटती है या इज़्ज़त में कोई कमी आती है। ये तो आपने फिर अपना मौक़िफ़ दे दिया ना। खान साहब को इन तमाम गलतियों का इदराक है जिसका तस्करा आप कर रहे हैं या जिसका तस्करा असद कैसर साहब कर रहे हैं? ये जो स्पेसिफिक जिस पे असद कैसर साहब बोले हैं, ये तो खान साहब कई दफ़ा कह चुके हैं, उनको इदराक है इस बात का। और मियाँ साहब की सज़ा के हवाले से, मियाँ साहब की सज़ा के हवाले से तो मेरा ख्याल है कि मेरा ज़ाती मौक़िफ़ तो यही रहा है कि जिस बेंच ने उनको सज़ा दी और जिस चार्ज पे सज़ा दी वो बनती नहीं थी। मैं एज ए कानूनदान बात कर रहा हूँ। मैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी कि मैं जानबूझ के सियासी वजूहात के बिना पे गलत सज़ा को दुरुस्त करार दूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडर्स को इसका इदराक हैं कि जो जिस तरीके से मियाँ साहब को आउट किया गया था वो गलत था। सही। अच्छा मरवत साहब, आज फिर मुज़ाकरात की बात असद कैसर साहब की जानिब से कर दी गई। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि ये मुमकिन कैसे होगा, क्योंकि जब भी कभी मुज़ाकरात की बात पीटीआई के अंदर से की जाती है, हम रहनुमा करते हैं। इनफैक्ट मुझे याद है अभी आज से कोई 20-25 दिन पहले एक ख़त जिसके ऊपर 5 अरकान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम लोगों ने, जिन्होंने सिग्नेचर्स कर दिए, लेकिन फिर खान साहब के एक्स से एक लंबी चौड़ी पोस्ट आ गई, इदारे के सरबराह के नाम लिख कर बाकायदा तौर पर तनकीद कर रहे हैं। जब कभी इस तरह की सिचुएशन बनती है, खान साहब की तरफ से इसी तरह का पोस्ट आ जाता है, तो ये कौन कौन लोग हैं जो नहीं चाह रहे हैं, और फिर कैसे मुमकिन होगा मुज़ाकरात की जानिब बढ़ना अगर रवैया ये रहेगा? तो मुज़ाकरात की अभी जो बातगश्त सुनाई दे रही है, मुझे मौजूदा वक्त में मुज़ाकरात होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। माजी में हमने मुज़ाकरात किए, कहीं पर हमने एरोगेंस शो की जी,
या मौके से फ़ायदा नहीं उठाया या मुखालिफिन को अंडर एस्टिमेट किया, उनके रिज़ॉल्व को अंडर एस्टिमेट किया, और कहीं पर मुखालिफिन ने भी हमें वर्गलाया। लेकिन 2-3 मौक़े ऐसे आए जहाँ जेनुइनली हम फ़ायदा उठा सकते थे, बिलखसूस नवंबर के महीने में जी। और मुज़ाकिरात जो हैं अब मुझे होते हुए इसलिए नज़र नहीं आ रहे हैं कि मुज़ाकिरात हमेशा उस वक़्त पेशकश हुआ करती थी जब कोई तहरीक हुआ करती थी। अच्छा, ये आप स्पेसिफिकली 25 नवंबर के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल अब फिर भी यहाँ पर ये उठता है कि पहले तो इल्ज़ाम लगा दिया जाता था, या पहले तो ये बात की जाती थी कि खान साहब को उनके जो मुशीर हैं वो मरवा देते हैं, लेकिन अब तो जिन मुशीरों की तरफ इशारा किया जाता था लेफ्ट राइट उनके, वो तो नहीं है। तो अब कौन है जो खान साहब को गलत मशवरे दे रहे हैं, या फिर एक और मशवरा जो अभी ताज़ा मशवरा आया है, या मशवरा आया है या उनके अपने जहन में आया है कि ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट कर रहे हैं, कौन दे रहा होता है ये मशवरे उन्हें? देखिए, खान साहब की कुव्वत फैसला जो है उसको ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है उन तमाम फैसलों के लिए जो बिलखसूस 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद गलत साबित हुए। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि दर हकीकत हमने या पीटीआई ने कोई एक भी दुरुस्त फैसला नहीं किया है। हमेशा रोज़ाना की बुनियाद पे गलतियां हो रही हैं, और फैसले तो खान साहब करते हैं। नहीं, वो खान साहब, मैंने अर्ज़ किया ना, देखें जिन हालात से वो 2-4 हैं, कैद में हैं, रसाई नहीं है उन तक इंफॉर्मेशन की, तो उनकी कुव्वत फैसला कमज़ोर हो गई है। देखिए, कुव्वत फैसला जब आप करते हैं बिलखसूस सियासी अवामिल पे, तो वो आप हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के हुए करते हैं। आपके पास फीडबैक होता है, आप तमाम अतराफ़ का जायज़ा लेते हैं। उनके पास तो महदूद चंद लोग, गिनती के वही मखसूस लोग जाते हैं और वही फ़ैसला साजी के लिए अपने अंदाज से बयानियाँ पेश करते हैं, और जिसके नतीजे में ये फैसले तवातुर से गलत हो रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि मौजूदा जो भी फैसले हो रहे हैं, ये जो कुछ मखसूस लोग, जिसमें आप कह लीजिए अलीमा खान हो गई, सलमान अकरम राजा हो गए, बैरिस्टर गौहर हो गए, अली अमीन गंडापुर साहब भी इसमें शामिल हैं, वो भी मुलाकात के लिए जाते हैं, बैरिस्टर सैफ हो गए, तो ये 4-5 लोग हैं जिनके मुताबिक खान साहब फैसला कर रहे होते हैं। खान साहब का अपना फैसला नहीं होते, या जो ये चाह रहे होते हैं वो फैसला होता है। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जिसका मैं एनी शाहिद रहा हूँ वो ये है कि खालिद खान साहब के से जो फैसला करवाना होता था उसके लिए जो लोग गए होते थे, एक देता था, दूसरा तायद कर देता था, तीसरा एंडोर्स करता था, और मंजरकशी इस तरह होती थी कि खान साहब को उसी फैसले पे पहुंचना होता था। तो वो कौन लोग होते थे? यही जो मुलाकातें करवा रहे हैं वही। देखिए, अब आप देखें ना, मार्च 2025 के बाद खान को कोई एक भी सही रिपोर्ट नहीं दी गई है। पार्टी के जो मामलात हैं, आप 5 अगस्त के उनके ट्वीट से अंदाज़ा लगाए ना कि 5 अगस्त का बड़ा अजीमुशान कामयाबी हुई। हकीकत बतानी चाहिए ना कि 5 अगस्त को क्या हुआ। और ये पहला एहतजाज था गुज़िश्ता 8 माह के बाद, 9 माह के बाद, और इसमें ये नाकामी जो है इसने पीटीआई को बड़े ही ऐसे पेचीदा हालात से 2-4 कर दिया है कि अब तो सारी क़ियादत जो है अटक पार बंद हो गई है। अपोजिशन लीडर जो हैं डिस्क्वालीफाई हुए, आमद हैं गिल्टी वर्डिक्स की, मज़ीद लोग डिस्क्वालीफाई होंगे, पार्लियामेंटेरियन पे दबाव हैं। 5 अगस्त के बाद की आपने पोस्ट की बात की, तो ये पोस्ट कौन लगवा रहा है? देखिए, पोस्ट लगवाते हैं खान साहब के मैसेजेस के तहत जो अमेरिका में बैठे हुए हैं उनको पैगाम दिया जाता है और वो लगा देते हैं, लेकिन बाद औक़ात वो लोग ज़्यादती भी कर जाते हैं। अब तो शेख वकास खुद कहते हैं ना कि उनकी अप्रूवल के बगैर कुछ भी सोशल मीडिया पर नहीं लगता। मेरा ख्याल नहीं है कि शेख वकास जो हैं वो सोशल मीडिया को कंट्रोल करते हैं। सोशल मीडिया को मेरी ज़ाती राय में खान की टीम ही करती है और उनका रब्ता खान की बहनों के ज़रिए है और डायरेक्ट बहनों के साथ राब्ते में। ठीक, 2 दिन पहले जो मैंने आगाज़ में भी बताया, पार्टी में आपकी वापसी के हवाले से खबरें चली, आपने भी इस हवाले से इंटरव्यूज़ दिए मुख्तलिफ, वहाँ पर आपने तस्करा किया, लेकिन उमैर नियाज़ी साहब ने इस हवाले से एक बात की है और वो ये कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं बल्कि वो आपके बारे में। तस्दीक कर दूँ उमैर नियाज़ी साहब की, वो भी मौजूद थे लेकिन नोज़ लॉबी में ही मौजूद थे, एक साइड पे हम थे। लेकिन मैं बता दूँ, इनको पता नहीं है और इन्होंने शायद गलत बयानी की है। उस इजलास में जिसमें मैं बुलाया गया मौजूद था, उसमें थे महमूद खान अचकज़ई साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, आमिर डोगर साहब,
ये हमारे कसूर से डॉक्टर साहब हैं, एमएनए हैं, वो थे, निसार जट साहब थे, शांताना गुलजार साहिबा थी, शाहरियार अफरीदी साहब थे, मस्तिखेल साहब थे, इसके अलावा हमारे दीर के एमएनए थे, हमारे अस्वात के एमएनए थे, बनू के नसीम अली शाह साहब थे। तकरीबन उस वक़्त जब ये इजलास हो रहा था और ये असद कैसर साहब थे और बहुत सारे थे मेरे थे तो बहुत लोग। तो वहाँ पे तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इनको इल्म ही नहीं है। इन लोगों ने हाथ खड़े किए, उन्होंने कहा जी हम ये रेजोल्यूशन, देखिए मैंने तो नहीं कहा था ना कि ये रेजोल्यूशन पेश करें या पास करें या मुझे सुने या मैंने कोई मिन्नत तरले करने हैं। मैं वहाँ जो मेरे इनके साथ डायलॉग हुए 3 बातों पे हुए जी। पहला डायलॉग मेरा ये था, मैंने उनसे सवाल किया कि आपकी जिम्मेदारी है कि इस क्रूशल टाइम में बजाय इसके कि आप ये देखें कि कोई नाराज़ हो जाएगा, खान को हक़ाइक़ क्यों नहीं बताते हैं। ये बात ही पूरी क़ियादत को मैंने कही। मैंने कहा अगर कल पार्टी डूबती है जी। तो ये वक्त वापस नहीं आएगा, तो लिहाजा बताएं ना कि पार्टी की क्या हालात हैं, तकसीम है, साजिशें हैं, डिविजन्स हैं, मनासिब पे चीना झपटी है। दूसरी बात मैंने ये की कि आपने 5 अगस्त की तहरीक का जो असर देख लिया है जी। तो मैंने आप लोगों के साथ तहरीक चलाई, आपकी कैंपेनें की हैं, पार्टी की, तो भूल गए कि लाखों लोग मेरे साथ निकला करते थे। तो क्या आपको एहसास नहीं है कि मुझे साइड पे करके आपने पार्टी पे या अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात जिस पे उन्होंने ये कहा कि जी हम रिकमेंड कर रहे हैं खान को, लेकिन आपको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बयान नहीं देंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर कोई मेरे खिलाफ बयान देगा तो मैं बयान का, इस पे सब हंस पड़े। मैंने कहा जवाब मैं दूंगा और ये मेरी बीमारी है और मैं सबको आज तक कहता आया हूं कि खुदा खान के अलावा कोई और मेरा लीडर न बने, लेकिन समझ ही नहीं आती है। कभी एक शुरू हो जाता है, कभी दूसरा। आपको लगता है खान साहब आपको पार्टी में वापस शामिल करेंगे? देखिए मैं अपना एक अखलाकी फरीजा सर अंजाम दे रहा हूँ। पीटीआई में आज जिस दिन में वहाँ कुछ एमएनएज़ ने मुझे वैसी मजाक में कहा, कहते हैं कितने खुशनसीब हो कि आप निकाले जा चुके हैं, हम भी आपकी तरह काश होते। पीटीआई जो हैं वो 9 मई के हालात से आजकल फिर 2-4 हैं, इतना बढ़ चुका है। ये तहरीकी जो ये बातें कर रहे हैं ना, अनकरीब आप देखेंगे कि ये तहरीक की काल देने वाला भी कोई नहीं होगा। रुकने असेंबली डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं। देखिए आधे अरकान असेंबली तो अटक क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं ना सर, अभी कल मेरे प्रोग्राम में 2 रोज़ पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद थे और जब मैंने उनसे आपके हवाले से सवाल किया, क्योंकि आपकी मुअत्तली के नोटिस पर जो साइन थे वो भी उन्हीं के बड़े ही फख्र से बताया करते थे जी, तो मैंने उनसे आपके हवाले से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आप तो पहले भी 3-4 दफ़ा माफ़ी मांग चुके हैं, पार्टी में वापस आने के लिए वैसे ही आप तैयार रहते हैं, पहले भी 3-4 दफ़ा माफ़ी मांग चुके हैं और अभी भी तैयार हैं। तो ज़रा सुन लें उन्होंने क्या कहा, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सुनवाइए। The graveyard is full of indispensable people. जो आदमी ये समझता है उसको जरूरत नहीं है एक बड़ी चीज की, और छोटा होते हुए भी बड़ी चीज जो है वो उसके लिए ख्वाहिश रखती है। वो एक कोई मुस्बत सोच नहीं रखता, कोई दानिशमंद सोच नहीं है, ना तकब्बुर। अल्लाह मियां को भी पसंद नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब जो सोचना चाहे सोच ले। सर ये शमीम नकवी साहब बेसिकली 40 साल से कब्जे चहलगान का शिकार हैं। मैं आपको अर्ज करूं, मैं कराची गया था, ये किसी एक जलसे में जुर्रत तो इसने की नहीं कि आ जाता। अब ये लीडर बन गया है। दूसरी बात ये है, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, अगर मैं कोई गलती करूँ तो माफ़ी मांगने में मुझे कोई आर नहीं है, लेकिन निकाले जाने पे मैंने कभी माफ़ी नहीं मांगी, ये झूठ बोल रहा है। और अलबत्ता खान साहब ने जब दूसरी दफ़ा निकालने के बाद मुझे बुलाया तो खान ने यह कहा कि आपके साथ मैंने ज़्यादती की है, ये लोग आपको डंप करना चाहते हैं। देखिए एक चीज़ आप इससे अंदाज़ा लगा लें, मुझे, और अल्लाह कह रहा हूँ ना, मुझे पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, न मुझे इनसे कोई खैर की तवक्को है। 1 साल से मुझे गालियाँ दे रहे हैं। खान की पार्टी की वजह से मुझे पाकिस्तान की सियासत में लोगों ने जाना, मैं ये इकरार करता हूँ, और मैं इस शख्स को, इस बेगुनाह शख्स को इस कड़े वक्त में नहीं छोड़ना चाहता हूँ। 3 दफ़ा इन्होंने दुत्कारा है, गालम गलोच कर रहे हैं। हाँ, एक मकाम शायद ऐसा आ जाए कि मैं खुद फिर कह दूंगा कि बस खुदा हाफिज, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी
सरंजाम दे रहा हूँ। मैं चाहता यानी अभी भी आप कोशिश कर रहे हैं कि आप पार्टी में शामिल हो जाएं? नहीं, मैं ये नहीं, दो मेरे शराइत हैं जी। मैं चौथी दफा निकाले जाने के लिए नहीं जाना चाहता हूँ। मेरी दो शराइत हैं। देखिए, इनको पता है इनके पास तहरीक चलाने वाला कोई नहीं है, इनके पास क्राउड को निकालने वाला आपकी कोई दो नहीं। क्या शराइत हैं? नंबर 1 ये है कि जो मेरे साथ इन्होंने रवैये रवा रखे हैं जी। 3 दफा निकाला जाना, इस पे पार्टी तासुफ का इज़हार करें। और नंबर 2 एहतजाज के लिए जाना चाहता हूँ, कोई मुझे मुनासिब दरकार नहीं है, और एहतजाज की जिम्मेदारी मेरी होगी, किसी की दखीलकारी मुदाखलत मुझे मंजूर नहीं है। अगर ये मंजूर है तो मैं इनके साथ हूँ, मंजूर नहीं है तो फिर ये जाने इनका काम जाने। सही, शेर अफजल मरवत जो है वो एहतजाज को लीड करना चाहते हैं, और दूसरा ये कि जो कुछ रवैया इन्होंने आपके साथ रखा उस पर माफ़ी मांगे या उस पर तासुफ का इजहार करे। ये आपकी दो शराइत हैं, जिसके बाद आप पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे। अब दूसरी तरफ क्या सोच रहे हैं वो एक अलग बात है। अब सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ज़रा, वज़ीर मुमलिकत हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब, वो एक दावा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर खान साहब से कुछ मीटिंग्स हुई, कुछ अहम मीटिंग्स हुई, उसके बाद वो यूरोप जाना चाहते थे, लेकिन हुकूमत की तरफ से उनको मिडल ईस्ट की तरफ जाने की ऑफर की गई। खान साहब ने उस पर इनकार कर दिया, अब क्योंकि अरब मुल्क भेजने की कोशिश कर रही थी हुकूमत। आपके इल्म में है ऐसी कोई मीटिंग्स हुई, कोई ऑफर हुई? खान साहब यूरोप जाना चाहते थे, हुकूमत कहीं और भेजना चाहती थी, और फिर ये मामला फाइनलाइज हुआ नहीं? ये फरवरी 2025 के बाद अगर डेवलपमेंट है तो मैं फरवरी 2025 के बाद खान साहब से नहीं मिला हूँ। तो मेरे नोटिस में ऐसी कोई चीज़ों का मुझे इल्म नहीं है कि कोई डायलॉग हुआ, कोई अफर्ज हुई। अलबत्ता एक चीज़ के हवाले से मैं कह सकता हूँ कि खान साहब डायलॉग के मामलात पे एक वक्त में एक फ़ैसला कर लेते थे, लेकिन जब थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाती थी या कोई ऐसे रवैये आ जाते थे तो खान साहब फिर दूसरा फैसला ले लेते थे। बात वो यही कर रहे थे कि रात को फैसला कुछ और हुआ, लेकिन अगले दिन आके उन्होंने कोई और बात कर दी, तो इसकी वजह से फिर ये मामला पूरा कटाई में पड़ गया। इस पूरे मामले का आपको इल्म ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मरवत साहब, अब जरा अलीमा खान साहिबा के हवाले से आ जाते हैं। खान साहब की बहन है, और जिस तरह के इल्ज़ामात आपकी तरफ से लगाए गए या फिर दूसरी तरफ से जो जवाबात आ रहे हैं, उस पर मैं जवाबात पे बाद में बात करूंगी, लेकिन पहले जो सवाल अलीमा खान साहिबा के हवाले से, आप उनको इस्टेब्लिशमेंट का टाउट करार दे रहे हैं, आप उन्हें कह रहे हैं कि पार्टी पर कब्जा कर रही हैं। क्यों है आपके दरमियान और अलीमा खानम साहिबा के दरमियान ये इख्तिलाफात, और इतने शदीद? देखिए, मैं आपको अपनी एक नफ्सियाती कैफियत बयान करता हूँ। मैं मिन्नतें तरले कर चुका हूँ सबकी कि मेरे खिलाफ बयान न दो, क्योंकि मैं बर्दाश्त कर नहीं सकता हूँ। ज़िंदगी भर मैंने कभी किसी की एग्रेशन बर्दाश्त नहीं की है, तो लिहाजा, और एक बात मैंने कही थी, खान के अलावा कोई मेरा लीडर बनने की कोशिश न करे। मोहतरमा जो हैं उन्होंने मुझे पार्टी से निकलवाया, सलमान अकरम राजा साहब को वो लाई, इसके बाद बस ठीक है, बात ख़त्म। आपने निकलवाया फॉर एनी रीज़न, आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं था। इसके बाद सोशल मीडिया को मेरे पीछे डाला, आज तक गालम गलौच कर रहा है। अभी भी मैं अपना ट्विटर अकाउंट आपको दिखा दूँ जिस पे ये कोई भी पोस्ट करें तो इनके नीचे ये इब्नुल वल्द आ जाते हैं और गालम गलौच करते हैं। और इस पे मैंने पार्टी के रहनुमाओं को भी कहा कि मोहतरमा को कहें कि ये ना करें। ठीक। इसके बाद मोहतरमा खुद खुल के मेरे खिलाफ मीडिया पे बयान देने। आपने एक बात की ना, मैं आपकी तस्दीक करूं कि मैंने इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने जवाब दिया। बेसिकली उसने इल्ज़ाम लगाया, दिया है। ठीक। इन्होंने तवातर से मेरे खिलाफ 3-4 बयान दिए, और अब बयान का क्या हक है। और फिर इस हद तक कि उन्होंने मुझे कल नहीं परसों बयान की बेगैरत है, बेशर्म है। यानी ये अलीमा खान साहिबा एस्टेब्लिशमेंट की टाउट है सर जी, और उसने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। तो मैंने उसका जवाब उन्हीं अल्फाज में दिया। नहीं, आपने सिर्फ जवाब में कह दिया, वैसे मैंने जवाब के तौर पर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, मैंने तो दलाइल और इसके रीजन दिए हैं, रीजन दिए हैं। बाकी वो मुझे चैलेंज करें। बेटे का जिक्र किया, यही वजह है? जी बिल्कुल, मैंने बताया है। बेटे का मैंने बताया है कि भाई बेटा फिर रहा है आजाद, उसी जर्म पे आसान न्याजी। और 9 मई में मफरूर है। हाँ, मफरूर किधर है, कोई पकड़ ही नहीं रहा है। मतलब 9 मई में है, FIR में उसका नाम है, लेकिन वो घूम रहा है। फिर लंदन चला गया, दूसरा भी लंदन चला गया, फिर वापस आ गए और आज भी फिर रहे हैं। तो लिहाजा हम तो हर FIR में जमानत करा लेते हैं। अच्छा, तो यानी सर इस बुनियाद पर कि उनका FIR में नाम है लेकिन उनके बेटे को गिरफ्तार नहीं कर रहे या उनको कोई सजा नहीं हुई, इस बुनियाद पर आप कहते हैं कि अलीमा खानम साहिबा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की टाउट है, यही एक रीजन है?
पहले तो वो बता देना उसने जो मुझे कहा है, कोई शवायद तो देना, ये उसको हक किसने दिया है। अगर वो मुझे कहेगी तो मुझे क्या रोक सकता है कि मैं उसको वही अल्फाज में न बताऊं। ठीक, अच्छा अब जरा आखिर में मुझे ये बता दें कि मशाल यूसुफजई साहिबा, इनको टिकट कैसे मिल गया? क्योंकि वजीर आला जो थे उनको पसंद नहीं थी, उन्होंने बाकायदा उनको निकलवाया था जब वो मुशीर के तौर पर काम कर रही थी। खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा, बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम वट्टो, वो भी नहीं चाहती थी कि उन्हें टिकट मिले। उनके भी स्टेटमेंट जरा सुनवा देंगे प्लीज, फिर अब जवाब ले लेते हैं। पता है कि बुशरा इमरान ने इनकी सेनेट की टिकट के बारे में किसी को नहीं कहा। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब हमारे पास इतनी और वर्कर्स हैं पीटीआई की और मशाल इज रिलेटिवली न्यू, तो खान साहब क्यों खुद से उनका नाम करेंगे? कैसे मिल गया इनको टिकट? देखिए, मैं आपको दो अल्फाज में जवाब हैं। मिशाल यूसुफजई जो हैं उसने ओहदा गंवाया केपी कैबिनेट में बुशरा बीबी के दावे की हिमायत करने की वजह से। सही। और बुशरा बीबी की तर्जमान थी, उसकी क्लोज एडी है और बुशरा बीबी की वजह से उसको सीट मिली है। इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं, इसलिए तो मोहतरमा अलीमा खान। उनकी बहन ने कहा था कि उनको तर्जमानी की जरूरत नहीं है, इसलिए तर्जमानी से ही हटा दिया था। मैं आपको अर्ज करूँ ना, इनको हटाया गया बेशक, क्योंकि अली अमीन खान जो थे वो भी इनसे नाराज थे। अभी जब इनको टिकट दिया गया उस वक्त भी अली अमीन खान की मर्जी नहीं थी, मेरी उनसे बात भी हुई, लेकिन खान ने दो ठोक अल्फाज में कह दिया था कि टिकट मिशाल यूसुफजई का है। और आपको मैं बता दूं, जब और बुशरा बीबी की वजह से, बुशरा भी, और क्या वजह है, कोई दूसरी रीजन है ही नहीं। तो जिस दिन इनको टिकट दिया गया तो ये बात आप मेरे सैफ साहब को कभी ले ले, और जो एक ज़हीर अब्बास साहब वकील हैं, तो खान ने कहा कि ये अनाउंसमेंट कर दे। ये जब बाहर निकले तो मोहतरमा अलीमा खानम ने केपी हाउस में इसको बुलाया, उसने कहा आपने ये अनाउंसमेंट नहीं करनी है। तो इस पे ARY टीवी ने जो है ये खबर चला दी, जिस पे इन्होंने बाइकाट कर दिया जी। और बैरिस्टर सैफ ने कहा कि नहीं, मैं खान की अमानत है, मैं तो अनाउंसमेंट करूंगा, और उसने फिर अनाउंसमेंट कर दी थी। और बेसिकली ये असल वाकयात हैं। मिशाल यूसुफजई जो है उसका सोल जो मेरिट है जी, वो बुशरा बीबी। हालांकि सारी पार्टी तो ये कहती रही कि ये वो लिस्ट ही नहीं है जो खान साहब की तरफ से अप्रूव की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेर अफजल मरवत साहब मौजूद थे, हम गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साजिद तारड़ साहब साथ मौजूद होंगे। वतुइज़्ज़ु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। यानी अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। और यही सब कुछ इस वक्त दिखाई दे रहा है, दुनिया हैरान और परेशान है। एक और दौरा अमेरिका का हुआ है, लेकिन पड़ोस में जो बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था, वो इस वक्त बड़ा हैरान भी है, बड़ा परेशान भी है। ट्रेड डील भी उनके हाथ से जा रही है, उन्हें कोई मुँह भी नहीं लगा रहा, कोई पूछ भी नहीं रहा, झूठे दावे भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। अब जो दूसरा दौरा है अमेरिका हुआ है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का, इस हवाले से बात करते हैं। इसके लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साजिद तारड़ साहब हैं, साबिक के पाकिस्तानी निजात अमरीकी बिजनेसमैन भी हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ सर। सबसे पहले मुझे ये फरमाइए, फील्ड मार्शल का ये दूसरा दौरा है अमेरिका है, और इस दौरे को जिस तरह से दुनिया देख रही है, बताइएगा ज़रा, आप डेफिनेटली वहाँ बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कितना अहम ये दौरा है, दुनिया इसको किस तरह से देख रही है, क्योंकि भारत तो और भारतीय मीडिया वो शदीद बौखलाहट का शिकार है। साजिद साहब देखिए, ये हमारे फील्ड मार्शल साहब का दूसरे महीने में दूसरा दौरा है और एक कामयाब दौरा है। टैंपा के अंदर सेंट काम की जो तकरीब हलफ वफादारी थी, चेंज ऑफ जो था लीडरशिप, उसमें अटेंड करने के लिए खुसूसी तौर पे बुलाया गया, और फिर उनकी मुलाकातें वाशिंगटन DC में भी हुई। और जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि इस वक्त आपके 10 मई के वाक़े के बाद जो आपने प्रूव किया है कि यू आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आप इस रीजन में लीड करने की सलाहियत रखते हैं। मैं अभी टैंपा फ्लोरिडा से बोल रहा हूँ। यहाँ पे कल शाम को पाकिस्तानी बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, कम्युनिटी जो थी, उसमें उन्होंने एक भरपूर, एक बहुत बड़ा जलसा, यहाँ पे एक डिनर रिसेप्शन दी आर्मी चीफ साहब को, जिसमें उन्होंने तकरीर की, बड़ी कम्प्रीहेंसिव तकरीर थी। उन्होंने खुले तौर पे उन्होंने बताया है कि हम 2030 तक वो विल बी पार्ट ऑफ द G20 एंड नोबडी कैन, बिल्कुल मुझे फिक्रा उनका बहुत ज्यादा जो अच्छा लगा। उन्होंने कहा ये अब सवाल नहीं है कि पाकिस्तान ऊपर जाएगा, लेकिन ये सवाल जरूर है कि पाकिस्तान कितनी जल्दी से ऊपर जाएगा।
फिर उन्होंने इस चीज का जवाब दिया, कौम को बताया कि अगर हमारा पानी रोकने की कोशिश हमारे नेबर ने की तो हम उसका एक सख्त जवाब देंगे। तो बड़े भरपूर तरीके से कॉन्फिडेंस से फील्ड मार्शल साहब जो है उन्होंने पाकिस्तानी जो डायस्पोरा था उसको एतमाद में लिया। पाकिस्तानी बड़े पुरजोश थे, हर टेबल पे हर जो अटेंडी था उनसे मिले, तस्वीरें बनवाई और फिर क्वेश्चन आंसर लिए उन्होंने। मैं समझता हूँ एक तारीखी दौरा है। आज पाकिस्तान उस जगह पे खड़ा है कि तीन फेडरल मिनिस्टर वॉशिंगटन डीसी में, आर्मी चीफ साहब चाइना में, अजरबैजान से रिलेशनशिप, श्रीलंका के दौरे और डोनाल्ड ट्रंप साहब 30 दफा से ज्यादा पाकिस्तान की तारीफें कर चुके हैं, ट्वीट कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं टोटली एग्री करूंगा फील्ड मार्शल साहब से कि रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिप्टो करेंसी, ऑयल एक्सप्लोरेशन और ये सारी चीजें पाकिस्तान की किस्मत तब्दील करेंगी। सिर्फ एक चीज की कमी साजिद साहब, मुझे ये फरमाइएगा, आपने जैसे कि बताया पाकिस्तानी कम्युनिटी से जब फील्ड मार्शल ने मुलाकात की, वहां पर सवाल जवाब भी हुए, उनसे सवालात भी हुए, तो इस हवाले से भी चेमगोइयां पाकिस्तान में हो रही हैं। क्या कुछ खुशखबरियां वगैरह भी सुनाई गई फील्ड मार्शल की तरफ से? क्या सवालात हुए और जवाबात क्या मिले? देखिए, उन्होंने खास कर खुशखबरियां यही बताई कि किस तरीके से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेयर अर्थ मिनरल जो है वो और ऑयल जो है उसका किस तरीके से पाकिस्तान की किस्मत तब्दील कर सकता है। और फिर उन्होंने बताया किस तरीके से कि हम किस किस्म के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने खास कर बताया कि क्रिप्टो करेंसी के लिए कराची के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक जगह मुख्तस की गई है। एटॉमिक न्यूक्लियर पावर के साथ उसको फीड किया जाएगा। उन्होंने डायस्पोरा को कहा कि आप पाकिस्तान आए तो प्लग इन प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाएंगे, आप सिर्फ वहां पे आए और प्लग इन करें और अपने प्रोजेक्ट्स को अगले लेवल पर लेके जाएं। और भरपूर एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव स्पीच थी, 2-3 पेजेस की। उन्होंने हर एस्पेक्ट को, इकॉनमी को, स्ट्रेटजीज को, ईरान के हवाले से, भारत के हवाले से, चाइना पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बड़ी भरपूर चीजें उन्होंने बताई। और आज उन्होंने बताया कि देखिए, आज हम ईरान हम पे ट्रस्ट करता है और अमेरिका भी हम पे ट्रस्ट कर रहा है। आज हम उनकी सालसी करवाने की तरफ जा रहे हैं। ईरान के सदर का दौरा, उन्होंने उसका जिक्र किया कि किस तरह ईरान समझता है कि उनका असली दोस्त कौन है और उनके दुश्मन कौन है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी इज टचिंग द रूफ राइट नाउ। और मैं समझता हूँ कि अगली सेंचुरी आपकी है। पाकिस्तान हैज अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। एक लीडरशिप की कमी थी, सिंसियर लीडरशिप की, वो उन्होंने वो आपको 10 मई वाले दिन उन्होंने इस चीज का आपको खुशखबरी दी, डिसाइड किया। नहीं, आप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं साजिद साहब। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते हैं और जब तस्करा करते हैं पाकिस्तान का और भारत का, इसमें भी वो क्रेडिट लेते हैं, यानी अमेरिका जो है वो दुनिया की सुलह कराने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सुलह करवाने जा रहा है। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली। ईरान ने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, जो ट्रस्ट का कॉन्फिडेंस उन्होंने ईरान के सदर ने आके पाकिस्तान पे किया है, और इसी तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान पे ट्रस्ट किया, तो बहुत बड़ी बात है कि एक रीजन का बहुत बड़ा तनाज़ा, बहुत पुराना, उसको पाकिस्तान आज सॉल्व करने की सलाहियत रखता है। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। और मैं समझता हूँ कि इसका जो है क्रेडिट हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को जाता है। वंडरफुल ट्रिप ही है। अगर मुख्तसर मुझे इस बात का भी जवाब दे दीजिए साजिद साहब, तो फिर मैं अगला सवाल कर लेती हूँ। ये जो चेमगोइयां पाकिस्तान में चल रही हैं, उस पर भी गालिबन सवाल हुआ है फील्ड मार्शल से, उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया? आप सियासत के हवाले से? जी, मैं सियासत के हवाले से पूछ रही हूँ। जी देखिए, उन्होंने उसमें मिसालें दी, अपने एशियन कंट्रीज की मिसालें दी, मलेशिया की सियासत के बारे में, उन्होंने दूसरे ममालिक की सियासत में किस तरह की, बल्कि उनका इशारा यही था कि जमहूरियत का एक सर्टन पैमाना ऐसा नहीं है जो हर जगह फिट किया जाए। उन्होंने भारत की मिसाल दी, डेमोक्रेसी की, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, खवातीन के हालात भारत के और अपना कंपैरिजन किया, कुरान के हवाले दिए, इस्लाम के अंदर खातून का, औरतों के क्या हकूक हैं। और उन्होंने बताया है कि और बल्कि उन्होंने बार बार ये कहा कि सियासतदान भी कई मसाइल जो है वो क्रिएट करते हैं। उन्होंने नेतन्याहू को कहा कि वो भी एक सियासतदान है। उन्होंने मोदी साहब का बताया कि वो भी एक सियासतदान है। तो दर हकीकत उन्होंने कहा कि कई सियासतदान अपने मकासद के लिए जंगों को एज ए पोलिटिकल टूल इस्तेमाल करते हैं। इस तरफ उनका इशारा था, जो कि जिस तरह बिहार का इलेक्शन है, जिस तरह वहाँ पे RSS की एनिवर्सरी आ रही है, तो एक बड़ी मुफस्सल स्पीच थी उनकी। और उन्होंने डायस्पोरा जो था उसको सेटिस्फाई किया। He was very पढ़ा लिखा जो डायस्पोरा था, डॉक्टर्स थे, मिलियनर्स, बिलियनर्स जो कि बिजनेसमैन थे, वो सारे मौजूद थे। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी गाइडलाइन उन्होंने दी
और बहुत ज्यादा पाकिस्तानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान लेके आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल साजिद साहब, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्रेड डील के बारे में बताया था, पाकिस्तान से 19% का के हवाले से जब बताया था, तो उस वक्त ये भी बताया था तेल के हवाले से साथ मिलकर काम करने का, और उसके लिए अभी कंपनीज भी ढूंढी जा रही हैं, सेलेक्ट की जा रही हैं। तो ये वाली चीज़ है, ये वाला काम कब तक फाइनलाइज हो जाएगा? देखिए, आप मेरे ख्याल में फाइनल स्टेजेस पे यहाँ पे हमारे पिछले दिनों में डार साहब, इसहाक डार साहब थे, उन्होंने भी चीजों को देखा है। मेरा ख्याल जो कंपनी है वो एक्सान मोबिल है, उसके ऊपर काम हो रहा है कि वो वहाँ पे जाएंगे। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अजरा मजाक कहा था कि हो सकता है इन द फ्यूचर इंडिया पाकिस्तान से तेल ले। तो पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा चीजें हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से। एक क्वेश्चन किया गया आर्मी चीफ साहब से, उन्होंने कहा कि रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत जो है वो आज ज्यादा है सेल फोन की वजह से, कंप्यूटर्स की वजह से, मिसाइल टेक्नोलॉजी की वजह से। तो आज मेरे ख्याल में वो सारी चीजें मौजूद हैं। उन्होंने 4 ही का रेफरेंस दिया कि वहाँ पे कितनी तादाद में वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं और दुनिया चाहती है कि वो निकले वहाँ से। और उन्होंने अगले 25-30 साल का एक रोड मैप जो है वो डायस्पोरा को बताया, और मैं समझता हूँ वेरी इंटरेस्टिंग। बड़ी हौसला अफजा बातें आपने की हैं, जिस तरह से आपने बताया है कि वहाँ पर जो फील्ड मार्शल के साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी की गुफ्तगू हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आवर साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा कराची की बात करेंगे। मुझे क्या बुरा था मरना जो एक बार होता। साल बदलते हैं, दिन बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन एक ये बदकिस्मत शहर है ना कराची के, जिसका बिगड़ा हुआ नसीब नहीं बदलता। टूटी सड़कें, खुले मैनहोल, सालों से जारी नामुकम्मल तरक्याती काम, लाकानूनियत, जराइम, हादसात तो जैसे इस शहर की किस्मत में लिख दिए गए हैं। 2025 के 7.5 माह में 550 कीमती जिंदगियों के चिराग ट्रैफिक हादसात में बुझ चुके हैं। इनमें ट्रक्स, ट्रेलर्स, टैंकर्स और डंपर्स के 22 हादसात में 174 शहरी जाबाक हुए हैं। मरने वालों में अक्सरियत मोटरसाइकिल सवार शहरियों की बताई जाती है, और इनमें कल रात राशिद बिनहास रोड पर तेज की जद में आकर जान की बाजी हारने वाले बहन भाई महानूर और अहमद रजा भी शामिल हैं। 22 साल की महानूर और 14 साल के अहमद रजा कल रात अपने वालिद के साथ तकरीब से वापस जा रहे थे। राशिद बिनहास रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है, जिसमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि डंपर ने अपने से आगे चलती बाइक को कुचल दिया। हादसे में जाबाक होने वाले बच्चों के वालिद शदीद जख्मी हैं, जो इस वक्त भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। हादसे के बाद शहरी मुश्तइल हुए, 7 डंपर्स को आग लगा दी, जबकि डंपर्स ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। डंपर्स जलाए जाने के खिलाफ डंपर्स एसोसिएशन ने एहतजाज करते हुए सुपर हाईवे सोहराब गोट सड़क ब्लॉक कर दी थी, जिसके बाद पुलिस और डंपर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात के नतीजे में मुजाहिरीन ने धरना ख़त्म करके मेन हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दी। पुलिस ने डंपर जलाने के इल्ज़ाम में 14 अफराद को हिरासत में भी ले लिया। इसी तरह के अल्फाज शायद मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। कराची में किसी डंपर हादसे में कीमती जानों के ज़िया के बाद यकीनन मैंने अदा किए होंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये कोई पहला वाक़या तो नहीं है, और शायद आखिरी भी नहीं है, क्योंकि जिनको इन हादिसात का सद्देबाब करना चाहिए या ऐसे वाक़यात को रोकना चाहिए और शहरियों की कीमती ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए, वो कानून आमद करवाने के बजाय हर बार एक नई कहानी सुना देते हैं। मैं सारे अखबारों की बात करता हूँ कि शायद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इन इश्यूज को इतना सीरियसली नहीं लिया। अनफॉर्चुनेटली जिसमें कहा कि हमारे पास वो जो सेंस ड्राइविंग का होना चाहिए वो बहुत कम है। हमें पनिशमेंट्स बढ़ानी पड़ेंगी। पूरी दुनिया में जो पनिशमेंट्स हैं ट्रैफिक वायलेशन की, उससे भी कड़ी जो है हमें पनिशमेंट बनानी पड़ेगी, ताकि लोग जो है उन चीजों को ना करें। हमारे लिए बायस तशवीश जरूर है कि हादसात नहीं होने चाहिए। हर कीमती जान बहुत इंपॉर्टेंट है। हादसात हमेशा होते रहे, इसलिए चंद दिनों से इन हादसात को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। आगाज में मैंने बताया था नाज़रीन कि शहर कायद का बिगड़ा हुआ नसीब जो है ना, वो कभी नहीं बदलता। क्या हुस्न इत्तेफाक है कि हर हादसे और इसमें कीमती जाने के बाद हुकूमत और उनके जिम्मेदारान, इनके बयानात भी नहीं बदलते। वही एक्शन लेने के दावे होते हैं, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की बातें होती हैं, गाड़ियों की फिटनेस चेक करने की बातें होती हैं, ड्राइवर्स के लाइसेंस की वेरिफिकेशन और गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड डंपर्स के खिलाफ कार्रवाई की बातें होती हैं, और फिर ये हमें वक्ती फुर्तियाँ ही नजर आती हैं। फिर अगले लम्हे बिल्कुल तवील एक खामोशी हो जाती है। ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए तकरीबन 20 साल से मौजूद हुकूमत ने क्या अपने हिस्से का काम किया? सड़कों पर जो बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं,
इसको भरने की जिम्मेदारी किसकी है? सैकड़ों सड़कों के सिग्नल लेन, यहाँ पर कचरों के ढेर बने हुए हैं, इसको हटाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिश्वत लेकर लाइसेंस जारी होने से रोकना किसकी जिम्मेदारी है? गलत डिजाइन की गई सड़कें दुरुस्त करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सड़कों पर जो खुले हुए मैन होल हैं, इन्हें बंद करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हुकूमत को नहीं मालूम, लेकिन अगर किसी आम शहरी ने रद्दे अमल में डंपर जला दिया तो फिर उसे नहीं छोड़ा जाएगा किसी भी तौर पर। शख्स तैश में ट्रक जलाया है या वहाँ पे अनरेस्ट पैदा किया है, उसके खिलाफ ATA का पर्चा होगा। 14 लोगों को कल गिरफ्तार किया जिन्होंने ये हरकत की है। 5-6 वाटर टैंकर जो है जलाया गया, जिन लोगों ने वो जलाओ गिराव में मुलविस थे 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैं इस बात के भी खिलाफ हूँ कि किसी की अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए, ये अमल भी बिल्कुल गलत है, कानून तोड़ना भी बिल्कुल गलत है। लेकिन क्या सिंध हुकूमत बता सकती है शहरियों को कि जो शहरियों के जिस्मों पर, सड़कों पर कुचल दिया जाता है, उनको उन पे गाड़ियां चढ़ा दी जाती हैं, उन लोगों को सजाएं दिलवाई हैं आपने? सड़कों पर जिन माओं के पेट चीर दिए जाते हैं, उन्हें इंसाफ दिलाया है आपने? क्या जो बेटियां तालीम के लिए घरों से निकलती थीं वो लाश बनकर वापस आती हैं, उनके जिम्मेदारों को सज़ा दिलवाई है आपने? जवाब सब जानते हैं। कल के बदकिस्मत वाक़े में जो जान से गई है ना बच्ची महानूर, उसकी अगले महीने शादी थी और घर वाले उसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे। लेकिन ये ऐसा पहला वाक़या नहीं है कि जहां खुशियों के घर में देखते ही देखते सफ़े मातम बिछ गई हो। कराची में नाज़रीन, डंपर्स और टैंकर्स की वजह से होने वाले जानलेवा हादसात में अक्सर रिक्शे, मोटरसाइकिल निशाना बनते हैं। पिछले साल यानी 2024 में कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 500 से ज़ायद अफराद गए थे जान से। इनमें डंपर्स, टैंकर्स और ट्रक की जद में आकर जान से जाने वालों की तादाद थी 130। हादसात की जो सबसे बड़ी और जो मरकजी वजह है वो इन बड़ी गाड़ियों की तेज़ रफ्तारी है, ड्राइवर्स की गफलत की सूरत में सामने आती है। हमारे इनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो निदारद है, क्योंकि डंपर्स और टैंकर्स एसोसिएशन के आगे हुकूमत तो बेबस दिखाई देती है। वक्त ख़त्म हो गया है प्रोग्राम का। इंशाल्लाह जुमे को नाज़रीन से मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।